तो एपिसोड की शुरुआत में दो मास्टर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एक तरफ डिमोनिक मास्टर होता है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली होती है, दूसरी तरफ से एक राइटियस मास्टर होता है जो कि उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस राइटियस मास्टर को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उससे फाइट करते हुए। तो उसे यहाँ पर स्वर्ड एम्परर कहते हैं। वो राइटियस मास्टर का टाइटल स्वर्ड एम्परर का होता है, जबकि दूसरी तरफ जो डिमोनिक मास्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी पावरफुल टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है। वो अपने हाथ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का गोला क्रिएट करता है और उसे कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। हालांकि तुम्हें स्वर्ड एम्परर कहते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुमने अभी तक यहाँ पर फाइट की, लेकिन अफसोस कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर कहता है कि मुझे इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो मैंने हासिल कर लिया, मैंने काफी सारे लोगों की जान बचा ली और अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। अगर तुम वाकई में यहाँ पर लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार डालो। और वो वहां पर मरते वक्त काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर डिमोनिक एफेक्शन का मास्टर जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जब सामने की तरफ एनर्जी के गोले को फेंकता है और वो स्वर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो डीमन किंग जो होता है वहां पर खुश हो रहा होता है कि मैंने यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को मार डाला। जब इसी के साथ ही वहां पर से धुआं हटता है, धमाके का इफेक्ट हटने के बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने वहां पर अपनी तलवार के साथ आकर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर का एक दोस्त होता है जिसका नाम जियोन होता है। तो जियोन वहां पर बीच में आता है और आकर अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम वाकई में सब कुछ संभाल लोगे। तो एक तरफ से अब डीमन किंग होता है, दूसरी तरफ से मास्टर जियोन होता है। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कमीने कहीं कि अब तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूं, लेकिन तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन कहते हैं। तो उसका ये स्पेशल टाइटल होता है मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का। तो उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, तो डीमन किंग जो होता है वो भी वहां पर अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वहां पर उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है मास्टर जियोन का कि वहां पर इतनी सारी स्ट्राइक्स निकलती है और स्ट्राइक्स के साथ वहां पर एक ड्रैगन निकलता है जो कि उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। तो डीमन किंग जो होता है वो ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक ही झटके में और एक ही पावरफुल अटैक के अंदर मास्टर जियोन जो होते हैं वहां पर उस डीमन किंग को मार डालते हैं। और उस दिन यहाँ पर स्वर्ड एम्परर जो होता है वो कहता है कि वो दिन था जब मैंने यहाँ पर हीवंस की तरफ से एक वॉरियर को देखा था। एक ऐसे वॉरियर को ऐसे लगता था जैसे कि वो आसमान से डायरेक्टली हीवन से यहाँ पर नीचे उतरा हो। ऐसे लगता था जैसे हीवनली लॉर्ड को मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस वक्त डीमन किंग को मार डाला था। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 6 साल के बाद का दिखाया जाता है। 6 साल के बाद मास्टर जियोन जिस सेक्टर से है उसका नाम वारयोंग सेक्टर है और वारयोंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक छोटे से बच्चे को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। तो उसकी मां जो होती है उसे वहां पर बुरी तरह से पीट रही होती है, बार बार उसे थप्पड़ मारी होती है, उसे किक्स मारी होती है और बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो इसी के साथ ही उसे कहती है कि कमीने कहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सारा दिन यहाँ पर क्या करते रहते हो, जब तुम्हें काम दिया जाए तो तुम्हें उस काम को करना चाहिए। तो ये उसकी स्टेप मदर होती है जो कि उसे बुरी तरह से पीट रही होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज बहुत ही खास मेहमान आने वाले और तुमसे कहा था कि आज पूरे का पूरा बैकयार्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए, लेकिन तुमने ठीक तरह से सफाई नहीं की। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है जिसका नाम जियोन जोखा है वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपने मुझे बताया था लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कर सका क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा था और मैं यहाँ पर अकेला ये नहीं कर सकता। तो वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करना था, पूरे कोर्टयार्ड की सफाई करनी थी और तुम वो भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें यहाँ पर मैं किस चीज का खाना पीना दूं, तुम यहाँ पर सिर्फ मार खाने के लायक हो। और बेचारा वहां पर घबराया उसके सामने खड़ा होता है। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी असल मां नहीं हूँ, क्या इसी वजह से तुम मेरी बात को इग्नोर करते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जब किसी के साथ ही उसे कहती है अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर तुम्हारी असली की माँ जो कि तुम्हारे पैदा होते ही मर गई थी, तुम्हें छोड़कर चली गई थी, अगर वो तुमसे कहती कि तुम्हें सफाई करनी है तो फिर क्या तुम उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करते। तो वो कहता है नहीं। तो फिर साथ ही उसकी स्टेप मदर उसे कहती है तो अगर यहाँ पर तुम्हारा फादर जो कि पिछले 6 साल से अपने आप को रूम के अंदर बंद करके बैठा हुआ है, पिछले 6 साल से वो एक बार भी बाहर नहीं निकला और पिछले 6 साल में उसने तो एक बार भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, क्या वो तुम्हें कुछ कहता तो क्या तुम उसे मना करते। तो वो कहता है नहीं। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे ना कैसे कह सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ रिबेलियन करने के बारे में सोच रहे हो। पिछले 6 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हें संभाला है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ है। अगर मैं चाहती तो तुम्हें घर से निकाल देती और तुम कहीं जाकर कूड़े क्रिकेट में मरे पड़े होते, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें रखा हुआ, तुम्हें रोजाना मैं खाना देती हूँ। और साथ ही फिर से उसे पीटना शुरू कर देती है। जब किसी के साथ ही यहाँ पर स्टेप मदर के बच्चों को भी दिखाता है कि उसके अपने भी यहाँ पर 3 बच्चे होते हैं, एक बड़ा लड़का और साथ में 2 लड़कियां होती हैं और वो लोग साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। खासतौर पर लड़कियां जो होती हैं वो खुश हो रही होती हैं, जबकि वहां पर जो लड़का होता है वो काफी सीरियस मोड में खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आंटी ने हमें हिंट दे दिया है कि यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गेस्ट आने वाले हैं वो स्वर्ड एम्परर की फैमिली आने वाली है। तो स्वर्ड एम्परर 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए आने वाला है। वो वारयोंग मैनर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो उनका कैरेज जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपने दोस्त की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे होते और बता रहे होते हैं कि मैं 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। 6 साल पहले मैं इस जगह के ऊपर आया था, वो तो मेरे लिए स्वयं ब्रदर की तरह है, जबकि उसका बड़ा
बेटा जो होता है उसे कहता है कि फादर, आपने कहा था कि अंकल जॉन इस दुनिया में आपके इकलौते स्वयं ब्रदर हैं। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। हम लोग जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जब किसी के साथ ही अंकल उनसे कहते हैं सभी लोग अपने कपड़ों को साफ सुथरा कर लो, क्योंकि तुम लोग जाकर मेरे स्वयं ब्रदर यानी कि ब्रदर जॉन से मिलने वाले हो, तो वो तुम्हारे अंकल की तरह ही, और मैं चाहता हूं कि वहां पर उसके सामने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी कहां पर है, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो उनकी बेटी का नाम नामगोंग जॉन होता है। तो नामगोंग जॉन जो होती है वो कैरेज की छत के ऊपर चढ़कर बैठी होती है। तो मदर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि बेटा प्लीज जहां पर नीचे आ जाओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से छत के ऊपर बैठे हुए देख लिया तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाएंगे। एक लड़की को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जहां पर नीचे आकर हमारे साथ बैठो। लेकिन जॉन जो होती है उनकी बात को नहीं सुनती और नीचे नहीं आती। तो फादर उसे कहता है कि उसे रहने दो, तुम्हें पता तो है कि उसे यहाँ पर अंदर बैठने में काफी दिक्कत होने वाली है और वो उसे यहाँ पर इस तरह के काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो मदर उसे कहती है लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से बिगाड़ते रहेंगे तो फिर उसके अंदर से लड़कियों वाली बातें खत्म हो जाएंगी। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि माँ आप तो कुछ ज्यादा परेशान होती रहती हैं। जॉन एक मार्शल आर्टिस्ट है, अगर आपको लगता है कि वो छत के ऊपर से गिरकर अपने आप को जख्मी कर लेगी तो ये तो होने से रहा, क्योंकि वो एक मार्शल मास्टर है, इसी वजह से वो खुद को संभाल सकती है। और साथ ही वो उसे कहती है कि चले छोड़े इन बातों को। और साथ ही वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे अंकल के बारे में और सुनाए, मुझे यहाँ पर उनके बारे में और कहानियां सुनाए। क्या वाकई में वो यहाँ पर एक ह्यूमन लॉर्ड की तरह थे जब आपने पहली बार उन्हें अटैक करते हुए देखा था और उन्होंने डीमन किंग को हराया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वो उसे पूछता है कि वो कितना स्ट्रांग होंगे, क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि 6 साल गुजर चुके हैं, वो तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, यानी कि अब तो यहाँ पर मैं उसके पास से भी नहीं गुजर सकता, यानी वो इतना पावरफुल हो चुका है। मैं तुम्हें कितनी बार ये कहानी सुना चुका हूँ कि 6 साल पहले अगर वो वहां पर नहीं आता तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठा नहीं होता, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे देख नहीं रहे होते क्योंकि मैं मर चुका होता। उसके पास जो स्पेशल टेक्निक है उसकी फैमिली की 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक, वो इतनी पावरफुल टेक्निक है कि माई नामगोंग फैमिली की टेक्निक के साथ पूरी तरह से वो बैलेंस क्रिएट करती है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर साबित होती है अगर यहाँ पर कोई उसे ठीक तरह से मास्टर कर ले। तो ये बात सुनते उसका बेटा उसे कहता है कि वाकई में माई नामगोंग क्लैन की टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है, हालांकि आपको स्वर्ड एम्परर कहा जाता है। लेकिन फादर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर उसकी 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक इतनी पावरफुल है तो फिर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उसका नाम क्यों नहीं है। आखिर किसी ने यहाँ पर कभी इस टेक्निक के बारे में बात क्यों नहीं की, जबकि हमारी फैमिली की टेक्निक्स तो सभी लोगों को पता है कि वो कितनी फेमस है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है क्योंकि ऐसी बात है कि वो टेक्निक इतनी ज्यादा खास है और ऊपर से यहाँ पर मास्टर योन यानी तुम्हारे अंकल उस टेक्निक को आगे किसी को पास डाउन नहीं कर सकते और ना ही किसी को वो आगे दी जा सकती है। जितना मुझे पता है कि उसने अभी तक अपनी टेक्निक अपने बच्चों में से किसी को नहीं दी। और मेरी एक बात को याद रखना कि वहां पर जाने के बाद कभी भी उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र मत करना, यानी कि तुम्हारे अंकल के सामने। तो वो उसे कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अंकल जॉन ने 2 शादियां की हुई थी। उसकी एक पहली वाइफ थी जो कि एक पॉलिटिकल मैरिज थी और दूसरी वाइफ जिससे वो प्यार करता था वो 6 साल पहले उसकी वाइफ बच्चा जन्म देते वक्त वो मर गई। बच्चे को पैदा करते वक्त जब वो मर गई तो अंकल जॉन को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया। पिछले 6 साल से वो रूम के अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को उसने यहाँ पर पूरी तरह से रूम के अंदर लॉक कर रखा है, जहां तक उसने उस छोटे बच्चे को देखा भी नहीं था जो बच्चा वहां पर पैदा हुआ था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उसके बाद से अगर तुम वहां पर जाकर उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र करोगे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अंकल जॉन के सामने जाकर उनकी सेकंड वाइफ या फिर उनके बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो उसकी वाइफ और उसका बेटा कहते हैं कि जी हम लोग वहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे और उनके सामने कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर नामगोंग वहां पर जाने के बाद अपने दोस्त को उस रूम के अंदर से बाहर निकाल पाएंगे और हमारा जॉन जोखा जो कि इस सीरीज का हीरो होने वाला है उसकी किस्मत किस तरह से बदलने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामगोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं वारियंग मैनर के। तो इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ मैडम के पास आता है और आकर उनसे कहता है कि मैडम मैडम वो लोग आ गए हैं। तो मैडम उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्यों शोर मचा रहे हो, कौन लोग आ गए हैं। तो उसे कहता है कि मैडम आपके मेहमान आ चुके हैं, प्लीज जल्दी से आ जाए। और साथ ही उसे कहता है कि एक और बड़ी खबर है। तो उसे कहती है अब क्या हो गया। तो वो उसे बताता है कि मैडम आपके हस्बैंड यानी कि मास्टर जॉन जो है वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आए हैं। ये बात सुनती ही मैडम काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वो कमीना जहाँ पर अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आया, मेरा पति पिछले 6 साल से अपने रूम के अंदर बंद है, वो वहां से बाहर नहीं निकला। आज देखो यहाँ पर अपने दोस्त को ग्रीट करने के लिए कैसे वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आया है। और उसे बताता है कि पैट्रियार्च इस वक्त सीधे गांव की तरफ आगे बढ़ है, वो दरवाजे के ऊपर जाकर अपने दोस्त और उसकी फैमिली को ग्रीट करने के लिए उसे वहां पर से लेकर आने के लिए जा रहे हैं। तो उसी के साथ ही मैडम जो होती है वहां पर अपनी नौकरानी के पास रुमाल लेती है, अपने खून से लगे हुए हाथों को साफ करती है क्योंकि उसने यहाँ पर जॉन जोखा को बुरी तरह से पीटा था जिसकी वजह से उसके हाथों पर ब्लड लगा होता है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो खैर यहाँ पर वो अपने रूम से निकला तो सही, अब जबकि वो रूम से बाहर निकला है तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। पिछले 6 साल से उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अब जबकि उसका स्वयं ब्रदर यहाँ पर रह रहा है तो नामगोंग फैमिली का पैट्रियार्च चाह रहा था, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर कम से कम उसके कहने के ऊपर ही अपने बेटे को अपनी स्पेशल आर्ट्स दे दे। और साथ ही वो यहाँ पर उस जोखा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा बाप यहाँ पर पहली बार रूम के अंदर से बाहर निकला है, लेकिन तुम यहाँ पर उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर उस जगह के ऊपर नहीं जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेहमानों के सामने आए अपनी गंदी शक्ल लेकर तो फिर उसके बाद तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और मैं तुम्हें कुत्ते के रूम के अंदर बंद कर दूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तुम्हारे
मां ज्योखा उसे कहता है जी मदर मुझे समझ आ कि मुझे क्या करना है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर जाकर खड़े होना है, आप जल्दी से वहां पर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली के नाम पर कोई दाग लगे, और अगर जहाँ पर तुम मेहमानों के सामने आए तो फिर उसके साथ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, आप जल्दी से दफा हो जाओ। साथ ही वो उसे जाते हुए कहकर जाती है कि मैंने तुम्हें जो कहा है वही करना है, दीवार के साथ जाकर अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाना, और अगर तुमने जरा सा भी वहां पर लापरवाही की ये सोच करके मैं वहां पर नहीं हूं तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें देखती रहूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने बच्चों के साथ जाकर प्यार करती है और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, हम लोग जाकर तुम्हारे अंकल से मिलते हैं, तुम्हारे अंकल जियोन आने वाले हैं। जबकि मां जोखा जो होता है वहां पर से चुपचाप साइड के ऊपर दीवार की तरफ चल पड़ता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। जबकि वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोखा का बड़ा भाई जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तो इस लड़के का नाम मुंह बैक होता है। तो मुंह बैक जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता तो है, फिर साथ ही अपनी मां से कहता है कि मां आज यहाँ पर कौन आ रहा है, तो उसे बताती है कि आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास काम करना है, क्योंकि तुम्हारे अंकल जियोन आ रहे हैं नामगोंग फैमिली से, और वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, और मैंने सुना है कि उनकी बेटी भी तकरीबन तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारा मिशन यहाँ पर उस लड़की को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना है ताकि एक दिन तुम दोनों की शादी करवाई जा सके। तो मदर उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ दोस्ती करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुंह बैक कहता है जी मां मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। उसी तरफ जैसे वहां पर कैरेज पहुंचता है तो पैट्रियार्च उनसे मिलने के लिए रास्ते पे पहुंच जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। मास्टर नामगोंग जो होते हैं वहां पर उसे अपने बच्चों से ग्रीट करवाते हैं, और जैसे वहां पर वो जियोन नामगोंग के बारे में से बताने लगते हैं तो वहां पर वो होती नहीं है। तो इस बात से काफी हैरान होते हैं कि लड़की कहां पर चली गई है। तो मदर कहती है कि लगता है कि फिर से कहीं पर गायब हो गई है। तो फादर भी वहां पर शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे दोस्त माफ करना, मेरी बेटी इसी तरह चली जाती है, वो कहीं पर गायब हो गई होगी, उसे यहाँ पर हमारे बीच में रहना पसंद नहीं है, वो यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए आसपास ही कहीं पर गई होगी। जब किसी के साथ ही वहां पर उसकी वाइफ निकल कर आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, हमारा चौथा बेटा भी यहाँ पर अक्सर गायब हो जाता है, उससे जब भी यहाँ पर समय मिलता है वो खेलने के लिए चला जाता है और फिर काफी वक्त के लिए वापस नहीं आता। देखो ना आज भी यहाँ पर वो नहीं है, हालांकि हमारे घर मेहमान आने वाले और मैंने उसे कहा भी था कि यहाँ पर आकर सभी को ग्रीट करना है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर उसे उन लोगों को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहता है कि जब मेरी वाइफ हो जब मेरे बच्चे हैं। तो मिस बेक मूवी जो होती है उन्हें अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है, फिर साथ ही उन्हें कहती है कि आप सभी लोग एक लंबे सफर से आए होंगे, प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाए, आप लोग काफी थक गए होंगे, आप सभी लोग पहले रेस्ट कर लें और उसके बाद आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर वहां पर फैमिली के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं इसी के साथ ही बेक मीजो जो होती है वहां पर अपने बेटे मुंह बैक की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के आप जल्दी से जाओ, जाकर पूरे मैनर में उस लड़की योन को ढूंढो, तुम्हारा मिशन तुम्हें याद है ना, तुम्हें उस लड़की के साथ जाकर दोस्ती करनी है, पहले उस लड़की को ढूंढो, उसके बाद उसे पूरा मैनर दिखाना और उसके बाद उसे अंदर ले आना। तो वो उसे कहता है जी मां मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, और इसी के साथ ही वहां पर से योन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ दीवार के साथ दिखाता है जहां पर हमारा जोखा जो होता है वो अपने घुटने टेककर अपने बाजू उठाकर खड़ा होता है। तो उसे यहाँ पर सजा मिली होती है जब तक मेहमान चले नहीं जाते उसे तब तक वहीं पर बैठे रहना है। तो फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कब तक मेहमान यहाँ पर रहने वाले हैं, पता नहीं मेहमान कब जाएंगे, मेरे तो बाजू दर्द करने शुरू हो गए हैं और मैं तो यहाँ पर अपने बाजू को नीचे भी नहीं कर सकता। और साथ ही उसका पेट भी वहां पर ग्रोल ग्रोल कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो वो कहता है कि मेरी आंखें बंद हो रही है, कमजोरी की वजह से उसे वहां पर नींद आ रही होती है और वो बेहोश होने वाला है। तो वो कहता है मेरे बाजू इतने दर्द कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर से नीचे नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर वो कुछ सोच नहीं पाता, जब वो बेहोश हो जाता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त वो यही सोच रहा था कि अगर मदर को पता चल गया कि मैं यहाँ पर गिर गया तो वो इस बात को नहीं सुनेगी कि मैं यहाँ पर कमजोरी की वजह से गिरा, वो मुझे फिर से सजा देने वाली है। तो हमारा जियोन जोखा जो होता है वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे वहां पर नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर वहां पर सोने के बाद इसी के साथ ही वहां पर कोई अपीयर होता है। जैसे वहां पर उसके पास कोई पहुंचता है तो उसके ऊपर साया होता है, तो वो कहता है कि ये क्या, तो वो उठकर सामने की तरफ देखता है, उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, यानी कि उसे अपनी मदर की तरह कोई दिखाई देता है क्योंकि मिस योन का कद भी काफी ज्यादा लंबा होता है। तो उसे देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है, माफी मांगना शुरू कर देता है, फिर से अपने हाथ उठा लेता है और कहता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ पर गिर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साथ ही वो सोच रहा था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे लगा कि फर्स्ट मदर यहाँ पर नहीं है और अगर मैं यहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया हूं तो वो मेरे पर नजर नहीं रख रही होगी, लेकिन उसने तो यहाँ पर मेरे पर नजर रखी हुई है, अब मुझे यहाँ पर बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। लेकिन जब थोड़ी देर तक उसे यहाँ पर चिल्लाने की या फिर उसे थप्पड़ खाने की आवाज नहीं आती तो वो सामने की तरफ देखता है कि ये कौन है। तो जब वो सामने देखता है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है और उसे देखते ही वो भी ब्लश करना शुरू कर देता है। तो मिस योन उसके सामने खड़ी होती है, नामगोंग योन उसकी तरफ घूर कर देखती है, वो उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस मीजो जो होती है वो मास्टर नामगोंग से बात करती है कि क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी की शादी हमारे मैदान में करना चाहेंगे। तो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे वारयोंग मैनर में मेरा दोस्त और मैं अपने स्वयं ब्रदर के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी जरूर करना चाहूंगा। मिस मीजो भी काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही यहाँ पर मास्टर योन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है अगर हमारे बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से शादी करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए। तो मास्टर नामगोंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ समधी बनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे अपने बच्चे एक दूसरे से शादी करें। तो इसी के साथ ही मास्टर योन उसे कहता है कि हाँ मैं सफर के लिए बहुत ज्यादा खुश
रहे हो कि तुम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बच्चों से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी उन बच्चों ने गुजारनी है, तो कम से कम ये फैसला उन्हें खुद यहाँ पर सोच समझ कर करना चाहिए। तो मास्टर नामगुंग उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अपनी बेटी से पूछ लेंगे और तुम लोग भी अपने बच्चे से पूछ लेना। मास्टर जियोन उसे कहता है कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला होता है, शादी में पूरी जिंदगी यहाँ पर किसी के साथ गुजारनी होती है, अगर किसी के साथ यहाँ पर दिल ना लगे तो फिर जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। जबकि मीजो जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमारी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज थी और जबरदस्ती हम दोनों की शादी करवाई गई थी, जबकि इसकी दूसरी बीवी के साथ इसकी जो शादी हुई थी वो इसकी प्यार की शादी थी। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है कि कम से कम बच्चे जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को जानते हो और प्यार करते हो। मीजो इसी के साथ ही वहां पर टॉपिक को चेंज करते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो मास्टर नामगुंग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, दोनों के एक ही सेम एज के हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो इसी के साथ ही मीजो उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन क्या आप हमारे लिए यहाँ पर एक काम करेंगे। तो मास्टर नामगुंग कहते हैं कि हम लोग समधी बनने वाले हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है। तो उसे कहती है मुझे यहाँ पर नामगुंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या आप यहाँ पर मेरे बच्चे मूबैक को अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे जाकर टीचिंग्स दे सकते हैं। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स किसी दूसरे को देना ये मार्शल आर्ट्स के कानून के खिलाफ है। मास्टर नामगुंग उनसे कहता है लेकिन तुम्हारी फैमिली के अंदर तो तुम्हारी अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है, वो एक बहुत ही महान आर्ट है, हमारी फैमिली की आर्ट से भी ज्यादा बेहतर है, तो फिर तुम लोग क्यों चाहते हो कि नामगुंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स हम तुम्हारे बच्चे को सिखाएं। जब किसी के साथ उसका दोस्त यानी कि मास्टर जियोन भी उसे कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी तुमसे ये रिक्वेस्ट करने वाला था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को अपनी फैमिली की आर्ट सिखा सकते हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की आर्ट्स अपने बच्चों को आगे नहीं दे सकता। तो मास्टर नामगुंग जब वहां पर अपने दोस्त की तरफ देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास है और यहाँ पर उसे डायरेक्टली बात नहीं बता सकता कि वो क्यों अपनी आर्ट्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो समझ जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और आगे की उसकी सारी टीचिंग्स हमारी फैमिली में होंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोखा का क्या होगा, क्योंकि मूबैक तो अब यहाँ पर नामगुंग फैमिली के साथ चला जाएगा उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने के लिए, और हमारा जोखा जिसने कभी अपने बाप को देखा भी नहीं है वो कैसे यहाँ पर अपने बाप की स्पेशल टेक्निक्स को ले पाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियोन जो होते हैं वो अपने दोस्त नामगुंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरे पर एहसान कर सकते हो, मेरे बच्चे मूबैक को अपने साथ ले जाओ और उसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दो। तो इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मास्टर नामगुंग से कहते हैं लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम अपने बच्चे को अपनी फैमिली की टेक्निक्स नहीं सिखाना चाहते, जबकि तुम्हारी अपनी जो 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक है वो बहुत ज्यादा महान और पावरफुल टेक्निक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टेक्निक्स को सिखानी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर जियोन उसे कहते हैं हमारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारी नामगुंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स से ये बहुत ज्यादा अलग है, मैं जहाँ पर अपने बच्चों को ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता और ना ही जहां पर इसे आगे पास डाउन कर सकता। और मेरे मूबैक ने यहां पर कम से कम इस 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को कम से कम इसको पढ़ा तो है, मैंने उसे बेसिक्स के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना ये उसके पास की बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा मास्टर नामगुंग से कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भी ऐसे ही चाहता था, मैं जहां पर अपने साथ लेकर जाऊंगा तुम्हारे बेटे को, मूबैक हमारे साथ ही आज ही चला जाएगा और उसके बाद वो जहां पर एक मार्शल मास्टर बनकर वापस आएगा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहां पर फिर से 6 साल पहले वाली उस टेक्निक को देखना चाहता हूं, उस 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को जो तुमने परफॉर्म की थी। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि वाकई में, फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मैं अपनी करंट स्टेट में तुम्हें उस टेक्निक को दोबारा दिखा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, प्राइवेट में जब दोनों बात करेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा उन्हें झटका लगता है, फिर साथ उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर जियोन जो है क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और जैसे कि वो मरने वाले हैं, तो उसी के साथ ही वो जहां पर उनके सामने टेबल के ऊपर ही ब्लड खांस देते हैं। सभी लोग जो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को यहाँ पर बुला कर लाओ, उनकी हालत तो काफी खराब है। तो उसके बाद मास्टर जियोन को अंदर ले जाया जाता है, जहां पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि उनका बेटा मूबैक जो होता है वो उस लड़की जियोन को ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही वो गलियारी में मुड़ता है तो उस साइड के ऊपर से आवाज आ रही होती है, तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर नामगुंग के साथ बातें कर रही होती है और उससे सवाल पूछ रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और सवाल है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने वाकई में अपने आर्च एनिमी को मार डाला था। तो सीनियर ब्रदर नामगुंग उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने अपने आर्च एनिमी को मार डाला था। तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी है, पूरे म्यूजियम के अंदर तुम्हारी कहानियां काफी ज्यादा फेमस है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो। और उसी के बाद ही तुम्हें यहाँ पर अजूरे क्लाउड स्वॉर्ड का टाइटल दिया गया था जब तुमने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया था। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मेरा निकनेम अजूरे क्लाउड स्वॉर्ड का है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने अपने दुश्मनों को लास्ट में मारा हो, मैंने अपने सभी दुश्मनों को जान से नहीं मारा और हर किसी को मारना जरूरी भी नहीं होता। जब किसी के साथ ही हमारा जो सेमू बैक होता है भागता वहां पर आता है, उसे कहता है कि सियोल जू ये तुम कर क्या रही हो, जल्दी से सीनियर ब्रदर का पल्लू छोड़ो। और इसी के साथ ही आकर वहां पर उसे ग्रीट भी करता है और कहता है कि प्लीज मुझे
माफ करना सीनियर ब्रदर, ये मेरी छोटी बहन है और ये हमेशा इसी तरह करती है। तो उसे कहता है कि इसे यहाँ पर छोड़ दो, इसे यहाँ पर छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जबकि उसकी छोटी बहन सोल्जू से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर सीनियर ब्रदर अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, हम लोग दोस्त हैं। तो उसे कहती है कि हाँ तुम हम लोग दोस्त है ना, मेरा नाम सोल्जू जियोन है और सोल्जू जियोन मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। जबकि मुबैक उसे कहता है कि सोल्जू अब बस भी करो, तुम यहाँ पर रूडली बात कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि अपने मेहमानों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो सोल्जू से कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बड़ी पोलाइटली बात कर रही हूँ और वैसे भी हम लोग दोस्त बन चुके हैं। और वो उसे कहता है कि तुम कब से यहाँ पर उसकी दोस्त बन गए, जरा उसको देखो तो सही, वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर और तुम यहाँ पर उससे अपना दोस्त बनाए फिर रही हो, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो दोनों भाई बहन वहां पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो असल में काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी बहन जो है वो बहुत ही कम बोलती है। असल में जियोन जो है उसे एक बीमार की जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती है, इसी वजह से वो भी चाहता था कि काश उसकी बहन भी ऐसी होती है और वो भी उसके साथ इसी तरह से लड़ती झगड़ती, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो वो ये देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर साथ ही मुबैक उसकी तरफ देखता है, फिर रात ही सोल्जू का सर झुकाते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है हम दोनों यहाँ पर आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज यहाँ पर हमारी इस नॉनसेंस को माफ कर दीजिएगा। तो उसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भाई बहन को इसी तरह से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इस तरह से लड़ते झगड़ता रहना चाहिए, तभी यहाँ पर ये लोग तभी यहाँ पर पता चलता है कि दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश हैं। तो ये बात सुनने के बाद मुबैक कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, वो उसे कहता है कोई बात नहीं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, पता नहीं वो कब यहाँ पर ठीक होगी, उसे एक छोटी सी बीमारी है जिसकी वजह से वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाती। तो मुबैक उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर उसके बारे में सुना है कि वो बात नहीं कर सकती, क्या वो बचपन से बात नहीं कर सकती। तो इसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गूंगी है, यानी कि वो हमेशा इससे बात नहीं कर सकती, बल्कि वो वैसी कम बोलती है, उसे यहाँ पर जिसे जो चीज पसंद आती है वो सिर्फ उसी के बारे में बात करती है, जो उसे पसंद आता है वो उसी से बात करती है। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर फिर से वहां पर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो सोल्जू भी उसके साथ ही चली जाती है और कहती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों आज से दोस्त बन गए, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। जबकि मां मुबैक जो होता है वो भी यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं अभी उस साइड के ऊपर जाकर ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जोखा जो होता है फिर से अपने बाजू उठाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ जब देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ये वही मेहमान तो नहीं है जो मेहमान जहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि मैडम ने यहाँ पर मुझे बुरी तरह से इसलिए पीटा था क्योंकि मेहमानों के आने से पहले मैंने कोर्टयार्ड को साफ नहीं किया था, और अगर ये वही मेहमान है तो फिर तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। मुझे मैडम ने कहा था कि मेहमानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना, इसका मतलब यह है कि मेरी वाट लगने वाली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से जो मेरे सामने आकर खड़ी है। जबकि हमारी जियोन जो होती है उसे घूर घूर कर वहां पर देख रही होती है और हमारा जोखा इसी के साथ ही वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जैसे वो भागकर जाने लगता है इसी के साथ जियोन बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाती है, उसे कॉलर से पकड़कर उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है। जब उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिराती है तो उसी के साथ ही हमारे जो जोखा होता है उसके कपड़े खुल जाते हैं। तो उसके कपड़े खुलने के साथ ही जियोन उसकी बॉडी के ऊपर देखती है। जब उसकी बॉडी पर देखती है तो बहुत सारे स्कार्स के निशान होते हैं, यानी बहुत सारी चोटों के निशान होते हैं, बहुत सारे जख्म के निशान होते हैं। जबकि जोखा अभी वहां पर उसे कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जियोन कहती है कि आखिर इस बच्चे का मसला क्या है, यहाँ पर इतना ज्यादा माफी क्यों मांग रहा है जबकि इसने कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ कहा भी नहीं, तो फिर यहाँ पर मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, और यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता रहा है जिसके दौरान से चोटें लगी हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। आज यहाँ पर इसके साथ मसला क्या है, ऊपर से इसके रेड कलर के बाल देखकर तो पता चल रहा है कि ये अंकल का ही बच्चा हो सकता है, यानी कि इस फैमिली का ही मेन हिस्सा है, क्योंकि इस फैमिली के सभी लोगों के बाल रेड कलर के हैं। जिस तरह से इस लड़के की हालत जितना ज्यादा ये कमजोर है, लगता है कि इसे ठीक तरह से खाना भी नहीं दिया जा रहा, और अगर इसे खाना नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि इसका इस फैमिली में बहुत ही बुरा हाल है। आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी वजह से भी इतना ज्यादा डर रहा है। तो हमारी जियोन उसके पास ही वहीं पर बैठ जाती है और हमारा जोखा अभी भी उसे कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसी के साथ जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उसके सर के ऊपर रख सके तो जोखा और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर उसने सिर्फ मैडम का हाथ ही देखा है जो हर वक्त उसे थप्पड़ मारने के लिए उठता है, तो उसे लगता है कि ये लड़की उसे थप्पड़ मारने लगी है। तो इसी के साथ जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जियोन कहती है मुझे लगता है कि इस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझसे भी डर रहा है। तो जैसे ही वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर के ऊपर रखती है और वहां पर उसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा जोखा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यौन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यौन जोखा है। तो उसे कहते हैं कि यौन जोखा तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यौन जोखा, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यौन जो होता है वहीं पर रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, फिर साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था जितना यहाँ पर यौन ने उसे किया है। तो यौन जो होती है वहां पर देखती है कि ये तो रो रहा है, इसी के साथ ही माँ यौन उसे गले से लगा लेती है और उसे गले से लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जबकि हमारा जोखा जो होता है वहां पर बस जोर जोर से रोए जा रहा होता है। तो क्या आप हमारे यौन जोखा की यहाँ
पर किस्मत बदलने वाली है। क्या वो भी एक मार्शल मास्टर बन जाएगा? लेकिन कैसे बनेगा? वो एक हीवनली लॉर्ड की तरह राइज कैसे करेगा? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शायद देख पाएं।